intersection between geometrical figures. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन ज्योमेट्रिकल फिगर्स अभी हम लोग ने स्टार्ट किया जस्ट। तो इसमें पहला पॉइंट है कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n non-concurrent and non-parallel lines will be NC2. ठीक है, number of point of intersection of n non-concurrent and non-parallel lines will be NC2. So concurrent. अब सवाल आता है कॉन्करेंट की मीनिंग क्या होती है? तो नॉन कॉन्करेंट, कॉन्करेंट की मीनिंग होती है कि इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट। कॉन्करेंट की ये मीनिंग होती है, इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट। तो अगर जैसे दो लाइंस तो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी अगर वो पैरेलल नहीं है तो, लेकिन तीन लाइंस अगर है, इफ आई हैव 3 लाइंस, तो उसके साथ क्या सिनारियो हो सकता है कि या तो तीनों सेम पॉइंट से पास कर रही हो, या जैसे मान लो एक ऐसे है और एक ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, 3 लाइंस आर थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, और यहाँ पे क्या कहूँगा, ऑल द 3 लाइंस आर नॉन कॉन्करेंट। ऑल द 3 लाइंस आर व्हाट? नॉन कॉन्करेंट। सर कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, मतलब कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि मान लो 4 लाइंस कॉन्करेंट है, उसका मतलब क्या हुआ होगा? इफ 4 लाइंस आर कॉन्करेंट, इट मींस ऑल द एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। हाँ, ऑल द 4 लाइंस आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। ठीक है, ऑल द 4 लाइंस आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। कल का टेस्ट का पोर्शन वही है जो इससे पहले तक सीखा था मैंने, हम लोगों ने। फैक्टर्स तक। हाँ सर इसमें NC2 यूज कैसे होगा? हाँ, अब मैं बता रहा हूँ। सर जो नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल है वो दोनों का NC2 है क्या, कि एक एक का है? क्या कह रहे हो? सर नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल लाइंस विल बी NC2, मतलब दोनों मिला के या नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल। देखो, कोई भी पैरेलल लाइंस तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी ना, नहीं? कोई भी पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, या तो अगर मेरे पास जैसे कि मान लो 3 लाइंस है, इफ आई हैव 3 लाइंस, सो उनके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, 3 लाइंस कैसी है? नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल, मतलब इनमें से न तो कोई एक दूसरे के पैरेलल है और न तीनों सेम पॉइंट से पास कर रही है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो रहा होगा? दैट विल बी 3C2। अच्छा, 3C2 कितना होता है? 3 के ही बराबर होता है। तो मैं तुमको जैसे दिखा भी सकता हूँ, जैसे मान लो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और तीसरी लाइन ये है। तो इनमें आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना बना? 1, 2, 3। ये 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बने। These are the 3 points of intersection A, B and C। ठीक है,
बस क्या इंश्योर करना है कि ये जितनी भी लाइंस है वो लोग न तो कॉन्करेंट होनी चाहिए और न ही पैरेलल होनी चाहिए। अब हम लोग ये NC2 वाला फॉर्मूला कहाँ से आया उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अब ऐसे सोचो कि जैसे मान लो लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है, ऐसे सर ही। ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया था ना डायगोनल्स वाला, पॉलीगन में डायगोनल्स फाइंड किए थे। हाँ सर हाँ, वो उस टाइप का कुछ पॉइंट्स किया का था। दिया था हमने कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो मेरे पास इतनी लाइंस है, ये कितनी लाइंस है? n लाइंस है अपने पास। अच्छा, ये n लाइंस कैसी है? न तो कॉन्करेंट है और न ही पैरेलल है आपस में, कोई नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल। ठीक है, तो इसमें क्या होता कि अगर मैं कोई भी n में से 2 लाइंस को सेलेक्ट कर लूं, जैसे मान लो सेलेक्ट होने पे एक L1 आ गया और एक L3 का टीम आ गया, तो क्या ये दोनों लाइंस मिलके एक पॉइंट बनेंगे। एक पॉइंट बनाएंगे? ये दोनों लाइंस मिलके ये क्या होगा? चलो ठीक है, चलो ये दोनों मिलके एक पॉइंट बनाएंगे सेंटर पे। सॉरी, सेंटर पे कह रहा है, ये दोनों लाइन अगर है L1 है और L3 है, तो ये दोनों मिलके एक पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, सो ऐसी दो दो की जितनी ग्रुपिंग्स बनती, L1 L4 L2 L3 एंड सो ऑन, ऐसी दो दो की तुम्हारी जितनी भी ग्रुपिंग्स बनती, तो ये जितनी भी ग्रुपिंग्स होती वो हम लोग को नंबर ऑफ पॉइंट्स दे रही होती। हर ग्रुपिंग के कारण एक पॉइंट आ रहा होता, तो उससे क्या हो रहा होता, हम लोग को नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे होते। समझ में आया? यस सर। सर इसका एक एग्जांपल दे सकते हो क्या? दे रहा हूँ। सर ये नहीं समझा। देखो, जैसे NC2 का क्या मतलब है? NC2 अगर मान लो n लाइंस है मेरे पास, तो NC2 का क्या मतलब है कि दो दो लाइंस वाले जितने भी टीम्स बन रही होती वो बताता। हाँ सर। n लाइंस वाली जितनी भी दो दो टीम्स बन रही हाँ होती, यस सर। तो हर एक टीम जो है, जैसे हर एक टीम एक पॉइंट जनरेट करती कि नहीं जब करती, जैसे मान लो L1 और L3 मिलके एक पॉइंट जनरेट कर दी होती, हाँ सर। L1 और L4 मिलके कोई दूसरा पॉइंट जनरेट कर दिया होता, L2 एंड L3 मिलके कोई तीसरा पॉइंट जनरेट कर दिया होता। तो जितनी ऐसी दो दो लाइंस वाली टीम होती उतने हमारे पॉइंट्स भी आ रहे होते। तो हम लोग क्या लिखे पहला पॉइंट कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n लाइंस विल बी NC2। अभी समझ में आया सबको? यस सर। ओके, अब सेकेंड पॉइंट देखो, ये तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, सॉरी, सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ लाइंस that can be drawn through n non-collinear points will be NC2. Number of lines that can be drawn through n non-collinear points, that will be NC2। मतलब
कि जैसे ये मान लो डायगोनल वाला ही है हाँ एग्जैक्ट। ये डायगोनल वाला है। जैसे मान लो इसमें कि भी हमारे सेम पास रीजनिंग हो जाएगी ना कि कोई भी 2 पॉइंट्स चाहिए एक लाइन बनाने के लिए, और एक लाइन कोलिनियर के ने लिए करवा रिस्पॉन्सिबल है। हाँ जैसे मान लो कोलिनियर का मतलब तो तुम लोग को पता ही है। कोलिनियर का यस मतलब सर, क्या एक होता है? लाइन में लाइन ही एक करता है, 2 से लाइन ज्यादा पे पॉइंट्स। हाँ कोलिनियर का मतलब होता है कि एक साइड एक लाइन में लाई करे। नॉन कोलिनियर का क्या मतलब है कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई न करे। तो जैसे मान लो 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो तुम अगर कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे या कोई भी 2 पॉइंट की एक टीम बनाओगे तो उससे एक लाइन बनेगी। सिमिलरली जैसे ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, तो इससे 2-2 वाली टीम कितनी बनेगी? 3C2 मतलब 3। तो क्या होगा कि एक टीम ए और बी वाली बन गई, दूसरी टीम बी और सी वाली बन गई, तीसरी टीम सी और ए वाली बन गई। तो ए बी बी सी एंड ए सी। तो कोई भी एक टीम को लूंगा, जैसे मान लो ये वाली टीम ले ली मैंने, ए बी वाली टीम ले ली, उसका क्या मतलब है? ए बी वाली टीम मतलब ए वाले पॉइंट और बी वाले पॉइंट को ज्वाइन कर लो, तो उससे एक लाइन बन गई, से लाइन 1। सिमिलरली बी और सी को ज्वाइन कर लो, बी सी वाली टीम ले लो, तो उससे दूसरी लाइन बन गई, से लाइन 2। समझ में आ रही बात? ए सी वाली टीम ले लो, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो तीसरी लाइन बन गई, से लाइन 3। तो नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विल सर बी। इसमें अलग क्या हुआ पिछले बार से? पिछले बार क्या था? देखो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में अलग क्या है बताओ? फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में अलग क्या है? 2 लाइन से एक पॉइंट बन रहा था या 2 पॉइंट से एक लाइन बन रहा था? हाँ देखो फर्स्ट पार्ट में क्या था? n लाइंस थी और उससे कितने पॉइंट्स बन रहे थे वो निकाल रहे हैं। अभी क्या है? n n points. पॉइंट्स है, उनको ज्वाइन करने पे कितनी लाइंस बन रही है वो निकाल रहे हैं। और दोनों जो है NC2 और NC2 ही आएगा। दोनों क्या आएगा? NC2 एंड NC2 आएगा। रीजन समझ में आया क्यों ऐसा है? हाँ सर। आगे बढ़े अब हम लोग। सर ऊपर सर का एक मिनट लिखना सर, है, एक मिनट। ऊपर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला लिखना है। चलो हो गया। यस सर हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स formed by joining any 3 points out of n given points in which no 3 points are collinear. are collinear। कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? सर NC3। NC3। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके कितने बनेंगे? NC3। ठीक है, इसका भी रीजन समझ में आ रहा है? हाँ ये सर, Yes, एट अ sir. टाइम 3 लेंगे। पॉइंट सिलेक्ट करना है सब में से, तो फिर NC3 हो जाएगा। हाँ मतलब जैसे मान लो मेरे और पास कोई भी कोलिनियर 4 से 5 पॉइंट्स हैं, तो मेरे पास कोई 5 पॉइंट्स हैं,
अब मैं कोई भी 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लूँ, तो इसको इसको और इसको सेलेक्ट कर लूँ, तो इसकी टीम जो है एक ट्राइंगल बना देगी। मान लो ये है, इसकी टीम एक ट्राइंगल बना देगी, ठीक है। मान लो मैं इसको इसको और इसको सेलेक्ट कर देता, तो इसकी टीम एक दूसरा ट्राइंगल बना लेती। तो ऐसे कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? NC3। जितनी 3-3 पॉइंट्स की टीम बनेगी उतने ट्राइंगल्स बन जाएंगे। अच्छा, ये सब वाले फॉर्मूलेस कब कब ट्रू होंगे? जब जैसे ये जो 3 पॉइंट्स हैं कोलिनियर। कोलिनियर ना हो, इन विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। Non-collinear. मतलब ये लोग 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, नॉन कोलिनियर हो, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वाला पॉइंट, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n-sided polygon ऑफ n-sided polygon। अच्छा, ये मैंने कराया था। थर्ड पॉइंट दिखा सकते हो? नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n-sided polygon, ये वाला करवाया था क्या ऐसा एक क्वेश्चन में मैंने? हाँ सर, सर। -n करना होता है। सर थर्ड वाला पॉइंट Minus n करो। एक्सप्लेन करो ना। थर्ड वाला पॉइंट देखो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एनी 3 पॉइंट्स आउट ऑफ n गिवन पॉइंट्स। तो जैसे मान लो मेरे पास से इसमें 5 पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें तुम किसी भी 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लेते। जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट और एक पॉइंट इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे मान लो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 5 है। तो NC3 का क्या मतलब है कि 3-3 पॉइंट्स की टीम बनने वाली होगी बहुत सारी। जैसे मान लो एक टीम जो है P1, P2, P3, इसके कारण एक यूनिक ट्राइंगल बनेगा। दूसरी टीम के कारण भी एक कोई ट्राइंगल बन रहा होगा, P1, P4, P5 के कारण। दिख रहा है? यस सर। ऐसे ही जितने टीम्स बनते 3-3 वाले, उतने ट्राइंगल्स होते। तो वो 3-3 वाली टीम्स काउंटिंग में कितनी होती? NC3। तो उतने ही हमारे पास ट्राइंगल्स भी बन जाते हैं। ओके सर। अच्छा, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n-sided पॉलीगन। n-sided पॉलीगन के जो डायगोनल्स हैं वो क्या होंगे? वो होंगे NC2 NC2 माइनस n। इसका मैंने प्रूफ जो है उस समय कराया था, जब मैं एक क्वेश्चन कराया था यस सर। कि जैसे n-sided पॉलीगन NC2 हैं, लाइंस हो जाएंगी। हाँ, तो और n वर्टाइसेस हैं, हाँ सर। तो n पॉइंट्स में से किसी भी 2 पॉइंट को सेलेक्ट किया, तो वो n पॉइंट्स में से किसी भी 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, तो या तो वो साइड बनेगा या तो वो डायगोनल बनेगा। सो n नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी? n-sided N। पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स तो n होती है, प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो इस n को उधर लेके चले गए तो NC2 माइनस n। ठीक है, इतना क्लियर है तुम लोग को? यस सर। Okay. So now it's time to do few questions. कुछ क्वेश्चंस करने का समय आ गया। अच्छा, एक और पॉइंट है, 5th पॉइंट है कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड जैसे मान लो एक ये वाला सेट है जिसमें बहुत सारी पैरेलल लाइंस हैं। कितनी पैरेलल लाइंस हैं? m पैरेलल लाइंस है। और दूसरा ये वाला सेट है जिसमें मान लो n पैरेलल लाइंस है।
ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो, किसी का लैग हो रहा है। साउंड किसका ऑन है? साउंड तो कोई मेरा ही ऑन है। हाँ सर, वो पहले बोला था कोई, तो आप भी आवाज आ रहा है। मोहित, नहीं, मेरा नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनो, इधर ध्यान से सुनो। तो मतलब अब ऐसे कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे? ये m पैरेलल लाइंस है और ये n पैरेलल लाइंस है। तो जो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनेंगे ना, वो क्या होगा? 2 पेयर चूज करने पड़ेंगे। सर MC2 into NC2। MC2 हाँ, सर। into NC2 कैसे पता चला? सर देखो, एक हॉरिजॉन्टल पेयर और एक वर्टिकल पेयर। हाँ, कोई भी पैरेललोग्राम कब बनता है? जब एक सेट ऑफ पैरेलल लाइन हाँ सर, एक और क्वेश्चन दूसरा आपसे। सेट आपस में क्या हुआ? कुछ नहीं सर, अब कंटिन्यू कीजिए। दूसरा सेट आपस में वो लोग इंटरसेक्ट करते हैं। तो MC2 मतलब M में से मैंने सिर्फ 2 पैरेलल लाइन सेलेक्ट कर ली। MC2 मतलब M में से कोई 2 पैरेलल लाइन सेलेक्ट कर ली। मान लो इसको और इसको सेलेक्ट कर लिया। NC2 मतलब ये जो दूसरा वाला जो वर्टिकल टाइप का दिख रहा है, भले वर्टिकल ना हो, उसमें से कोई 2 पैरेलल लाइन सेलेक्ट कर ली। जैसे मान लो ये वाली सेलेक्ट कर ली और से ये वाली सेलेक्ट कर ली। तो देखो ये जो चारों येलो लाइंस हैं, वो तुमको दिख रहा है क्या कि एक यूनिक पैरेललोग्राम बना रही होगी? हाँ सर। ये वाला समझ में आ रही है बात? सर पर मल्टीप्लाई क्यों होगा? मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे को 2 पैरेलल लाइंस वो हॉरिजॉन्टल वाली भी सेलेक्ट करनी है एंड आएगा और बीच। 2 पैरेलल लाइंस ऐसी वर्टिकल टाइप वाली भी सेलेक्ट करनी है। सर मतलब सेंस नहीं बन रहा ना, नंबर ऑफ लाइंस मल्टीप्लाई करके। हाँ, अच्छा, नंबर ऑफ सिलेक्शंस। ओके, समझा सर। सर ठीक मुझे है? एक छोटा सा डाउट था। हाँ, सर सपोज ये लाइंस मतलब परपेंडिकुलर हो, मतलब जैसे एक क्वेश्चन था कोई तो असाइनमेंट में जो चेस बोर्ड का एग्जांपल दिया हुआ था। हाँ, हाँ वो मैं हाँ, कराऊंगा, DPC आज में। क्वेश्चन कराऊंगा वो वाला, चेस बोर्ड वाला। सर बस एक कॉन्सेप्ट का छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमें निकालने हैं तो हाँ, हम मतलब जैसे m या n में से जो भी छोटा होगा उसका हमें सीधा NC2 ले लेना चाहिए ना, क्योंकि कोई भी अगर हम 2 लाइंस को सिलेक्ट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही जो हमारा वो डिजायरेबल सोल्यूशन होगा, बाकी दोनों लाइंस भी तो सीधे वैसे हो जाना चाहिए ना। नहीं। बट सर मतलब मैंने सर्च किया था तो उसमें आ रहा था कि स्क्वायर्स के लिए एक फॉर्मूला रहता है कि 1 1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2 2 स्क्वायर ऐसे करके स्क्वायर। रहता है। हाँ, बताता हूँ, सर तो उसका हम कॉम्बिनेशन से रीजनिंग नहीं कर सकते क्यों? बताता हूँ। चलो, तो हाँ, मैं कहा था नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म जो है वो MC2 into NC2। ये क्लियर है सबसे पहली बात? हाँ सर। यस सर। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट चेस बोर्ड। ठीक है, चेस बोर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। चेस बोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा कोई चेस बोर्ड वाला डायग्राम है क्या अपने पास? सर मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। लाइंस बनानी पड़ेगी। सर हाँ, बोलो। सर जो ऊपर वाला है उसके लिए जो लाइंस है वो ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे ओवरलैप होने चाहिए ना कंपल्सरीली। कहाँ पे? ये जो ऊपर वाला था पैरेललोग्राम वाला। लाइंस एक के ऊपर एक ओवरलैप होनी चाहिए मतलब? सर मतलब पहले जैसे पैरेलल लाइन के सीरीज के ऊपर से ऊपर सेकंड वाले पैरेलल लाइन जाने चाहिए ना। हाँ, तो ये जो है हम लोग प्लेन्स की ही बात कर रहे होते हैं। मतलब ये एक प्लेन में ये फिगर है। पैरेललोग्राम क्या होता है? एक प्लेन में ड्रॉ होता है, जैसे एक वाइट बोर्ड पे या एक ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ किया। तो ये लाइन
और ये लाइन तो हमेशा इंटरसेक्ट करेगी ही। तुम ऐसा मत सोचना कि ये वाली लाइन ऐसे है और ये इसके ऊपर से कहीं थोड़ी हाइट से निकल जा रही है। सर मैं वो नहीं बोल रहा हूँ हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ मतलब सारे जो हॉरिजॉन्टल है वो एक साइड में और वर्टिकल एक साइड में, वैसे नहीं चलेंगे ना। वैसे ही तो करना है। देखो देखो होता क्या है कि लाइंस जो है ना वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। अच्छा, उसको लग रहा है लाइन सेगमेंट है, एक साइड खत्म हो जाएगा। तुम ये समझो बेटा, लाइन जो होती है ना वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। मतलब अब मैं ऑब्वियस सी बात है कि पेज पे इनफाइनाइट लेंथ की तो लाइन नहीं बनाऊंगा, और ये भी इनफाइनाइट लेंथ की होती है। तो मैं कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करूं, जैसे मान लो ये लाइन ड्रॉ करूं और ये ड्रॉ करूं, इसको लाइन 1 बोलूं और इसको लाइन 2 बोलूं, और कोई मेरे से पूछे कि ये लोग इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे। करेंगे ये लाइन लोग, सेगमेंट नहीं बोला है। क्योंकि ये एक्सटेंड होगी, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, ओके सर, वही आई पूछ होप रहा था। शायद थैंक यू सर। तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। हाँ सर, थैंक यू सर। चलो अब देखो, जैसे मान लो चेस बोर्ड है हमारा और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें क्या? 1 2 3 4, ये क्या हो गया? 2 3 ठीक है, ऐसे है हमारा चेस बोर्ड टाइप का। मतलब अभी हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ करना है मेरे को। ठीक है, तो देखो जो 8 बाय 8 का चेस बोर्ड होता है, जनरली कितने बाय कितने का चेस बोर्ड होता है? 8 बाय 8 का। हाँ, तो उसमें 9 हॉरिजॉन्टल एंड 9 वर्टिकल लाइंस होती है। हाँ सर। ठीक है, 8 बाय 8 का जो चेस बोर्ड होता है उसमें 9 हॉरिजॉन्टल और 9 वर्टिकल लाइंस होती है। तुम गिनो, 1 2 3 4 हर एक बॉक्स के 5 पास एक 6 लाइन और एक लास्ट में 7 एक्स्ट्रा लाइन। 8 9। ठीक है, ऐसे ही 9 वर्टिकल लाइंस भी होंगे। तो अच्छा, कितने कितने बॉक्सेस होते हैं? मतलब जैसे मान लो मैं ये 1 इसका यूनिट लेंथ लूँ, ये 1 बाय 1 है, तो 1 बाय 1 वाले कितने बॉक्सेस होते हैं? 64। 64। 64 बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 वाले कितने बॉक्सेस होते हैं? 64 बॉक्सेस। 64। अच्छा, अब मैं मतलब ये जो होता है दैट इज 8 स्क्वायर 64। अब मैं तुमको 2 बाय 2 वाले बॉक्सेस दिखाना चाहता हूँ। 2 बाय 2 का क्या मतलब है? 16 कि होंगे। कि 2 लेंथ होनी चाहिए और 2 विड्थ भी होनी चाहिए। तो देखो, पहला बॉक्स मेरा कहाँ से स्टार्ट होता? ऐसे स्टार्ट होता। ठीक है, तो अब पहला बॉक्स ऐसे होता, तो मतलब तुम ये सोचो कि ये वाली जो है वो बेस है, दिस इज बेस। पहले बॉक्स के लिए ये बेस है। दूसरा जो बॉक्स होता उसके लिए ये बेस होता, जो रेड वाला बॉक्स है। फिर तीसरे के लिए ये बेस होता, चौथे के लिए ये बेस होता, तो 7 बनते टोटल। आखिरी के लिए ये बेस होता। तो कितने बेस हुए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 ऐसे स्क्वायर्स बने तुम्हारे, 7 ऐसे स्क्वायर्स बने। अब तुम इधर देखो, दूसरा स्क्वायर जो बनता
वो ऐसे टाइप का बनता, हाँ ये हाँ सर उसके लिए भी 7 होते ऐसे ऊपर जाते तो 7 होते। यस सर ठीक है, तो तुम ऐसे सोचो कि जो पहला था स्क्वायर, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो जो पहला स्क्वायर था उसके लिए ये पहला बेस था, दूसरे स्क्वायर के लिए ये पहला बेस, फिर तीसरे के लिए ये, चौथे के लिए ये, पांचवे के लिए ये, छठे के लिए ये, सातवें के लिए ये। समझ में आई बात? तो 2x2 के कितने स्क्वायर्स बनते? सर 7 49 49 इंटू 7, 49 बॉक्सेस बनते। समझ में आ रहा है? ऐसे ही Yes. 3x3 के लिए ना 6 इंटू 6 होता, 6 स्क्वायर होते। और जो लास्ट होता 8x8 के लिए, वो तो One एक ही स्क्वायर बनता। 8x8 वाला तो एक ही स्क्वायर बनता एकदम आउटर बाउंड्री वाला। यस ये और ये। समझ में आई बात? तो वो क्या बन गया? 1 इंटू 1 मतलब 1 स्क्वायर। सो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन चेस बोर्ड वो क्या हो गया? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 8 स्क्वायर। यहां से वाला फॉर्मूला है आदित्य, समझे? नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन चेस बोर्ड जो है वो क्या होता है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 8 स्क्वायर। तो इसमें वो पैरेललोग्राम वाला भी लगा सकते हैं। हाँ, पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला सर। पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला, यस सर। पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगा पाएंगे सर क्यों? सब तो पैरेलल लाइंस हैं। क्योंकि पैरेलल लाइंस तो है, लेकिन मान लो मैं जैसे मान लो 8 में से या 9 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करूं, तो अब वो जो कोई भी 2 सेलेक्ट हो रही है उसके हाँ बीच सर में रेक्टेंगल गैप भी आ क्या रहा है? होगा। हाँ, उसके रेक्टेंगल बीच भी में आ रहा गैप है। क्या है वो नहीं पता ना मेरे को, हाँ सर। समझे? यस सर समझ में आया। तो ये याद कर लो, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन चेस बोर्ड क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 8 स्क्वायर। सर हर ये स्क्वायर पॉइंट बोर्ड क्लियर के है? लिए बोल सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग से पूछा जाएगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, थोड़ा अलग होता है सर, फिर तो अलग होता है। तो MC2 इंटू NC2। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे? 9C2 इंटू 9C2, क्योंकि 9 हॉरिजॉन्टल और 9 वर्टिकल लाइंस है। सर उसमें स्क्वायर इंक्लूड नहीं होंगे क्या? हाँ, उसमें स्क्वायर इंक्लूड होंगे। रेक्टेंगल्स स्क्वायर जो रेक्टेंगल्स है ना। उसमें स्क्वायर भी होंगे और उसमें नॉन स्क्वायर। नॉन इक्वल स्क्वायर, ऐसे टाइप का समझ लो, मतलब बहुत ही रबिश टाइप का लिखा हुआ है नॉन इक्वल स्क्वायर। सर बाकी भी क्वाड्रिलैटरल्स रहेंगे। नहीं क्वाड्रिल नहीं, मतलब क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल्स ही बनेंगे, जो भी बनना हाँ होगा वो वही सर, बस इक्वल साइड्स नहीं रहेंगी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगी। हाँ, मतलब 9C2 इंटू 9C2। ठीक है, तो अब कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स whose sides are unequal, मतलब एक तरीके से नंबर ऑफ प्रॉपर रेक्टेंगल्स पूछ रहा है। सर तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। सर हाँ, सर ये 9 से 2 मल्टीप्लाई बाय 9 से 2 ये वाला आपने कैसे फाइंड आउट किया? ये उसी नहीं समझा। टेक्निक से जिस टेक्निक से पैरेललोग्राम का किया था। MC2 इंटू NC2 था पैरेललोग्राम का, अच्छा क्योंकि अच्छा, वहां पे M पैरेलल और N पैरेलल थी। अब यहाँ पे तो गैप भी चलेंगे।
यहाँ पे तो m और n दोनों 9 9 है, यस सर समझा। और जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो रेक्टेंगल तो बनेगा ही। ओके सर। ठीक है, तो ये जो 9c2 इंटू 9c2 है, इसमें स्क्वायर इंक्लूडेड है, माइंड दिस, इसमें स्क्वायर इंक्लूडेड है। समझ में आ गई बात स्टूडेंट्स? यस सर। ये क्वेश्चन क्लियर है? एक बार कमेंट करो सब लोग। ये वाला जो व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। हाँ बोलो, वो स्क्वायर वाला भी ऐसे सेम जैसे क्यों नहीं किया? क्या हुआ? सर वो स्क्वायर वाला भी रेक्टेंगल जैसे क्यों नहीं किया? MC2 to MC2। मेरा साउंड नहीं आ रहा सचदेव। सर वो स्क्वायर वाला भी वैसे क्यों नहीं किया? MC2 into NC2। स्क्वायर वाला ऐसा क्यों नहीं किया? साइड इक्वल चाहिए ना। देखो, स्क्वायर वाला मैंने इसलिए नहीं किया, जैसे मान लो कि हमारी ऐसा कुछ होता और ऐसा कुछ होता, ठीक है? तो अगर मैं जैसे मान लो स्क्वायर के लिए 9c2 इंटू 9c2 करता, तो मतलब जैसे मान लो इसमें से किसी दो को सेलेक्ट किया, से इसको और इसको सेलेक्ट कर लिया इस 9c2 से, और इस 9c2 से मैंने इसको और इसको सेलेक्ट किया, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। समझ में आई बात? सर अभी समझो। तो ये तो रेक्टेंगल बन गया। अच्छा, कभी ऐसा भी पॉसिबल था कि मैंने इधर से इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया और इधर से इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, तब फिर क्या बन जाएगा? अपना एक स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए 9c2 इंटू 9c2 में स्क्वायर भी होगा और नॉन इक्वल साइड वाले रेक्टेंगल्स भी होंगे हमारे। हाँ सर फाइन, समझो। चलो, और किसी को कोई डाउट? व्हाट इज रेक्टेंगल विथ अनइक्वल साइड्स? रेक्टेंगल विथ अनइक्वल साइड्स मतलब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब जिसको हम लोग जनरली रेक्टेंगल कहते हैं अपने, सर मतलब ऐसे तो रेक्टेंगल क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। तो रेक्टेंगल में स्क्वायर भी आ जाता है और नॉन स्क्वायर। हाँ, नॉन स्क्वायर वाला भी आ जाता है, जिसको हम लोग जनरली अपने लेमैन लैंग्वेज में रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, सो अब समय आ गया है क्वेश्चन करने का। अच्छा, एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने देखा था, तो मैं पूछता हूँ। चल ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। पहले एक क्वेश्चन करो कि लेट देयर बी n-sided regular polygon। ठीक है, let there be n-sided regular polygon। फाइंड, पहला पार्ट है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग
वर्टाइसेस ऑफ पॉलीगन, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ triangles having two sides common to that of polygon. ठीक है। तीसरा पार्ट है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स having one side common to that of polygon. और चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट क्या होगा बताओ? No side common. Having no side common to that of polygon. To that of polygon. तो वो तो बाइजेक्शन से आ जाएगा। हाँ, तो एक तरीके से तुमको पहले 3 पार्ट्स इवेल्युएट करने हैं। मतलब रेगुलर पॉलीगन की ऐसा इतनी जरूरत नहीं है, एन साइडेड पॉलीगन भी होगा तो चलेगा। ठीक है। कॉन्वेक्स होने चाहिए बस। सर सेकंड वाले में 2 साइड कॉमन बोल रहे तो एक तरह से दोनों का एडजेसेंट होना जरूरी है। हाँ, ओके। ओम तुम्हारा थर्ड पार्ट रॉन्ग है और थर्ड की वजह से फिर फोर्थ भी रॉन्ग हो गया।
सर मैंने थर्ड का आंसर भेजा है आपको। क्या नहीं, गलत है। चलो सो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोग ने क्या किया पहले, मतलब ऑब्वियसली बात है कि एन साइडेड पॉलीगन तो बनाना पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसे ही बना दिया टाइप का, तो ऐसे बना दिया हम लोगों ने, और इसको जो है ऐसे डॉट 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 बना दिया। उससे क्या हो गया कि ये एन साइडेड हो गया। अब जैसे मान लो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया। अच्छा डॉट 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 मेरे को, हेलो सर, हाँ बोलो, ऐसे बना देना चाहिए। सर वो आपने डॉट डॉट के बाद क्या बोला? फिर नहीं, मेरा कनेक्ट हो गया था। कुछ नहीं, मतलब कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है वो, पॉलीगन बना दिया ये समझ लो बस। ठीक है, डॉट 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 बनाने का क्या मतलब है कि A5 से डायरेक्टली AN पे पहुंच गया, बीच में बहुत सारे साइड्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट तो सबसे आसान है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे बताओ? NC3। ये तो सारे बच्चों का आ जाएगा। दूसरा पार्ट है कि ट्राइंगल्स हैविंग टू साइड कॉमन। अब देखो, अगर ट्राइंगल को मतलब ट्राइंगल हैविंग टू साइड कॉमन विद दैट ऑफ पॉलीगन का क्या मतलब है कि जैसे मान लो, दो साइड पॉलीगन का होना चाहिए। हाँ ऐसे टाइप का ट्राइंगल बना दिया हम लोगों ने, ये वाला। तो इस ट्राइंगल में पॉलीगन की दो साइड्स हैं, A1 A2 A3 में। तो ऐसे बताओ कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? तो सर तुम ऐसे एन बनेंगे क्या? ऐसे n बनेंगे। मतलब एक ट्राइंगल जो है वो A1 से स्टार्ट होगा, दूसरा ट्राइंगल A2 से स्टार्ट होगा, मतलब A2 से स्टार्ट होकर कहाँ पे एंड होगा? A4 पे एंड होगा। ऐसे ही जो लास्ट ट्राइंगल है वो AN से स्टार्ट होके तो ऐसे कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? जैसे A1 A2 A3 A2 A3 A4, ऐसे ही AN A1 A2। तो देखो, अगर तुम फर्स्ट वाले टर्म्स को ऑब्जर्व करो तो कितने टर्म्स हो जाएंगे ये लोग? n। तो टोटल देयर विल बी n ट्राइंगल्स जिसकी दो साइड्स कॉमन है विद दैट ऑफ व्हाट? पॉलीगन। सेकेंड वाला पार्ट समझ में आया? सेकेंड वाला नॉर्मल लॉजिक से सॉल्व किया हम लोगों ने। सेकेंड वाले में कोई PNC नहीं लगाया हमने, PNC बस किस में लगाया है? फर्स्ट वाले में। थर्ड वाले में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग ओनली वन साइड कॉमन। अब देखो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग ओनली वन साइड कॉमन, ये किसी का आया? सर n into n minus 3। जैसे मान लो ये है A1 A2 A3 A4 AN। अब इसमें क्या करना है हम लोग को? जैसे मान लो कौन सी साइड कॉमन होनी है वो मैंने एक बार डिसाइड कर लिया। जैसे मान लो A1 A2 को कॉमन होना है, तो अब मेरे पास कौन कौन से पॉइंट्स अवेलेबल है जिसको मैं ज्वाइन करूं इन पॉइंट्स से ताकि वो केवल वन साइड कॉमन हो?
A3 N अवेलेबल है क्या? -4 A3 अवेलेबल है क्या बताओ? हाँ सर, हाँ नो सर। नहीं है। A3 को अगर मैं ज्वाइन कर देता तो 2 साइड्स कॉमन आ जाती। ओनली वन हाँ। अवेलेबल नहीं है। इफ AN अवेलेबल है क्या? नो सर। नो नहीं, AN भी No. अवेलेबल नहीं है। तो एक मतलब एक तरीके से ये पॉइंट और ये तो पॉइंट भाई उसी के हैं, तो N-4 तो 4 पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब कि N-4 पॉइंट्स अवेलेबल है। तो इस साइड के लिए N-4 पॉइंट्स अवेलेबल है। ऐसे ही इस साइड के लिए सर ये वाला भी वापस समझा सकते हो क्या? देखो A1 A2 को अगर तुमने ऐसा माना कि तुम A1 A2 को बेस मान के ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हो, तो तुम्हारे पास तुमको एक वर्टेक्स और चूज करना होगा। हाँ सर। तुमको क्या है, एक वर्टेक्स और चूज करना होगा। तो वो एक वर्टेक्स और जो चूज करना है वो मैं A3 तो चूज नहीं कर सकता। अगर मैं A3 चूज कर लेता तो A1 A2 A3 मिला के तो 2 साइडेड कॉमन बन जाते। हाँ तो और AN को भी चूज नहीं कर सकता। जैसे मान लो मैंने A4 को चूज किया होता तो ये एक ट्राइंगल बनता है जिसका एक साइड कॉमन होता है। वो कौन सा? A1 A2 और A4। अच्छा ओके समझा। तो A1 A2 बेस के लिए कितने पॉइंट्स अवेलेबल थे? N-4। वैसे ही A2 A3 बेस के लिए कितने पॉइंट्स अवेलेबल होते? वो भी N-4। तो ऐसे कितने बेस होते? एन N बेस होते, क्योंकि N साइडेड पॉलीगन है। तो टोटल हमारा क्या हो जाता? N-4 प्लस N-4 कितनी बार? N times N टाइम्स, divide by 2 नॉट डिवाइडेड बाय 2। सर डिवाइडेड कुछ बाय repeat 2 क्यों? होगा ना? डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे, क्योंकि A1 A2 के लिए A1 A2 से तो एक यूनिक ही ट्राइंगल बनेगा ना। मतलब सर जब कुछ N हाँ repeat सर। हो जाएंगे ना? N-4 प्लस N-4 ऐसे क्या बन गया? N इंटू N-4। तो रिपीट ये नहीं समझ में होगा। आया? हाँ, हाँ सर समझा। हाँ टोटल सर, ट्राइंगल्स सर हैविंग, हाँ बोलो बोलो। सर ये डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं करेंगे? डिवाइडेड बाय 2 क्यों करेंगे पहले ये बताओ। तुम ऐसे सोचो ना, A1 A2 के लिए N-4 अवेलेबल है जब तुमने बेस इसको लिया। ऐसे ही जब बेस इसको लेते तब भी N-4 अवेलेबल होता। जब बेस इसको लेते तब भी N-4 अवेलेबल होता। तो ऐसे कितने बेस तुम ले सकते थे? n बेसेस ले सकते थे। तो N-4 plus N-4 till n times, so that will be what? N into N-4। सर हाँ, सर आप सेकंड वाला से फिर से समझोगे? नहीं समझे? कितने लोग को समझ में आ गया पहले ये बताओ, सेकंड पार्ट। सर अंडरस्टूड। हाँ सर डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, गलती हो गई देखने में। अच्छा, किसको नहीं समझ में, क्या समझ में नहीं आया बताओ। सर आप एक बार डायग्राम बताओ कि दो साइड कॉमन कैसे आ रहा है? दो साइड कॉमन कैसे आ रहा है? मतलब देखो, इस मान लो ये हो गया। अब जैसे मान लो कि मैंने इसको बेस मान के एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, तो दो वर्टेक्स तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो एक वर्टेक्स और खोजना है। अब जैसे मान लो कि कोई बच्चा जो एक और वर्टेक्स है वो यहाँ पे कह दिया होता, तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता तो इससे जो ट्राइंगल बनता, इसमें तो दो साइडेड कॉमन आ जाती ना। तो ये वाले पॉइंट को मैं चूज नहीं कर सकता A1 A2 के लिए। A1 A2 के लिए मैं A1 A2 के लिए मैं क्या चूज कर सकता हूँ?
A4 को चूज कर सकता हूँ, इसको चूज कर सकता हूँ, से AN-1 को चूज कर सकता हूँ, AN को भी चूज नहीं कर सकता, क्योंकि A1, A2 और AN जब बनते हैं तब जो ट्राइंगल बनता है उसकी जो दो साइड्स है वो कॉमन आ रही होती। आया समझ में? हाँ सर। चलो, सो अब फाइनल आंसर, फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा? सर NC3 First minus N minus minus second and N third. to N minus 4. तो टोटल माइनस 2 साइड कॉमन माइनस 1 साइड कॉमन, मतलब दिस विल बी NC3। 2 साइड कॉमन कौन था? सर आप एक बार डायग्राम में दिखा सकते हैं कि एक भी साइड कॉमन वाला कौन सा ट्रायंगल नहीं बनेगा? कौन सा ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा सर, एक भी साइड कॉमन वाला जो नहीं बनेगा। हाँ दिखा सकता हूँ ना, जैसे मैं पॉइंट्स बता देता हूँ, तुम ज्वाइन कर लो उनको। अच्छा हाँ सर, हाँ हाँ समझा सर। ठीक है, हाँ सर। NC3 माइनस N इंटू N माइनस 4 माइनस N सर माइनस N। माइनस N, ठीक है, मतलब इनकी सर पोजीशन फोर्थ में फाइंड क्या करना था? नो साइड कॉमन, ट्राइंगल हैविंग नो साइड कॉमन विद दैट ऑफ पॉलीगन। ठीक है, यस आया सर। समझ में सबको? हाँ सर। Yes sir. ओके, सो ये था, और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, लेट देयर आर 10 points in a plane in which no 3 are collinear, no 3 are collinear except 4 points which lie on same straight line. मतलब 10 में से 4 पॉइंट्स ऐसे जो कोलिनियर है, देन फाइंड, पहला पार्ट है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड joining any 2 points, और दूसरा है number of triangles that can be formed with vertices as these points.
गुड। सर स्क्रॉल अप करें। सर दोनों सही है जो भेजा मैंने आपको। सर स्क्रॉल अप कर। बस सर मैंने भी भेजा आपको। थोड़ा सा गड़बड़ है। चलो, तो लेट्स डू इट। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा कंस्ट्रेन आ गया। कंस्ट्रेन क्या आ गया कि कोलिनियर। हाँ, कि इसमें जो 4 पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। मतलब जो इन 4 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन था लाइन बनाने में, वो अब खत्म हो जाएगा। जैसे मतलब 4 पॉइंट्स इधर हो गए और 6 पॉइंट्स इधर हो गए। अच्छा, ये जो 6 पॉइंट्स है वो एकदम वो ऐसे टाइप के हैं, नॉन कोलिनियर टाइप के। तो अगर सारे के सारे 10 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते हैं तो टोटल हेलो पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। सर शायद आपकी आवाज बीच में कट के आ रही है। सर फिर से सुनो, अगर सारे के सारे 10 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपकी कितनी बनती? 10C2। लेकिन क्या हुआ कि जो 4 पॉइंट्स हैं ये तो कोलिनियर है। तो वैसे अगर 4 पॉइंट्स, ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं जिनको मैंने येलो कलर से शेड किया हुआ है, ये बाय द वे कितनी लाइंस बना रहे होते हैं आपस में? ये जो 4 पॉइंट्स हैं, these 4 points would have created 4C2 lines। यस। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि इन लाइंस का नुकसान हो गया, हम लोग को 4C2 लाइंस का नुकसान हो गया। समझ में आ रही बात? अगर ये 4 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते तो 4C2 लाइंस आती ऐसे टाइप की। अगर ये 4 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते तो इन 6 लाइंस का नुकसान हो गया। सो फाइनल नंबर ऑफ लाइंस क्या होता? 10C2 माइनस ये +1 होता ना सर? हाँ, 10C2 माइनस 4C2। लेकिन +1। ऐसा नहीं कि ये 4 पॉइंट्स एकदम से ही एक भी लाइन नहीं दे रहे हैं। एक भी लाइन नहीं दे रहा है। एक लाइन तो दे रहे हैं ना ये लोग मिलके। यस सर। सो इसलिए 1 ऐड कर दिया, 10C2 माइनस 4C2 प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का यही तरीका होता है। पहले क्या सर करो? एक डाउट था। हाँ सर मान लो वो जो 4 पॉइंट्स हैं
उनमें हमने दो दो पॉइंट के अलग अलग पेयर ले लिए, तो वो तो काउंट होने चाहिए। क्या हुआ 4 पॉइंट्स में? सर मतलब पहले दो पॉइंट्स में एक लाइन जोड़ी। हाँ, लाइन तो इनफाइनाइट लाइन लेंथ तो की होती है ना, इनफाइनाइट तो लेंथ अगर की दो होती है जो ना, मैं लाइन पैरेलल सेगमेंट की होगा, बात नहीं कर रहा हूँ। तुम इन दोनों को जोड़ो, चाहे इन दोनों को जोड़ो, चाहे इन दोनों को जोड़ो, सबसे जो लाइन क्रिएट होगी वो तो सेम ही लाइन क्रिएट होगी ना। सर उन पॉइंट से ओके सर, मुझे बाकी लगा के लाइन सेगमेंट है। सर उन हाँ, पॉइंट से सेगमेंट बाकी के पॉलीगॉन को नहीं कनेक्ट कर सकते? क्या? वो जो पॉइंट्स है बीच में दो, उनको बाकी के पॉलीगॉन से कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते? येलो वाले को बाकी से? हाँ सर। हाँ, उससे होते तो उसी से तो, जैसे सही मान लो काउंट होगा येलो वाला टेंसिटी। ये हाँ ऐसे तो कनेक्ट सर होता, पॉलीगॉन्स में काउंट होता है ना। तो ये होता, मान लो ये होता, ये होता, ये होता, तो ऐसे बहुत सारी लाइंस आ रही है ना। हाँ सर। तो यही जो मैं रेड वाली ड्रॉ कर रहा हूँ वही तो ये पूरा नंबर है। समझ में आया? सर हाँ सर एक डाउट था, अगर सर पर ट्रायंगल्स में तो देखना पड़ेगा ना लाइन सेगमेंट। हाँ, क्या? हेलो, सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। हाँ यस सर। हेलो, ठीक आ रही है? सर अभी आ रही है। यस सर अभी ठीक हो गया। सर मैं पूछ रहा था सर कि अगर वो जो 4 पॉइंट्स है उसको हम लोग नेमिंग देते हैं A1 A2 A3 A4 और बीच के दो हाँ को ज्वाइन करते और चारों को साथ में ज्वाइन करते, तो वो सेम ही लाइन होता ना, वो अलग अलग नहीं होते ना? हाँ, सेम लाइन होता है, हाँ यही सेम ही होता है। ओके सेम ही सर। लाइन होता है। तुम A1 A2 को ज्वाइन करो या तुम A3 A4 को ज्वाइन करो, उससे जो लाइन जनरेट होती वो सेम होती। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है, पहले सर फिर से आवाज गई थी आप। 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। फिर यहाँ पे क्या लिखते थे कि लाइंस which would have been generated if constraint was not there. नहीं, lines which would have been generated If all are non-collinear, these 4 are non-collinear. if, ठीक है चलो, 4 are non-collinear। और ये 1 क्या है? ये 1 जो है a line generated because of 4 points, a line generated because of 4 points। सबको समझ में आया? यस सर। बोलो भाई। यस। हाँ सर समझ गया। समझ गए? सो अब देखो, अब एक सेकंड मिनट सर पार्ट है। लिखना है ऊपर का थोड़ा सा, वो लास्ट का पॉइंट। सर सेकंड में भी सेम ही हो जाएगा, बस 10C3 और 4C3। हाँ, तो सेकंड में क्या होता कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछा जाता। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होते हैं कि 10 में से किसी 3 को सेलेक्ट कर लेते, 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लेते, उससे ट्राइंगल बन जाते। तो ये विदाउट एनी कंस्ट्रेंट था। लेकिन 4 पॉइंट्स को लीनियर है, तो उसके कारण तो ट्राइंगल बन ही नहीं रहा। इन 4 पॉइंट्स के कारण कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या? तो -4C3। अच्छा, यहाँ पे +1 या कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं नो सर। सर। नहीं, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स क्या मिलके कोई ट्राइंगल बना रहे हैं क्या?
नहीं सर नहीं बना रहे। सो यहाँ पे कुछ +1 करने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्यों किया था? क्योंकि ये 4 पॉइंट्स मिलके एक लाइन दे रहे थे। लाइन बना रहे थे। ठीक है, Yes, sir. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ये सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, 1 मिनट। ऊपर करो। किस कौन से पार्ट में? सर सेकंड पार्ट, हाँ बस। हो गया सर, थैंक यू। क्वेश्चन है द साइड्स AB, BC and AC of a triangle ABC have A, B and C interior points on the sides respectively. Then find, पहला है number of triangles formed by joining these interior points, और दूसरा है number of triangles formed by joining these interior points whose vertices are on each side of the triangle. ठीक है, क्वेश्चन जो लिखा है उसको पहले डायग्रामेटिकली समझो और फिर डायग्रामेटिकली समझने के बाद सॉल्व करो। सर फर्स्ट वाले में सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स इंक्लूड करने की, बाकी के 3 भी। वर्टाइसेस किसी भी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C वर्टाइसेस को इंक्लूड नहीं करना है तुमको। सर तो एक ही हुआ। डायग्राम समझ में आया कैसा बन रहा होगा डायग्राम? हाँ सर, वो मिड पॉइंट थ्योरम वाला डायग्राम। वैसे ही टाइप करो। सर पॉइंट्स जो है वो वर्टाइसेस पर नहीं है ना, नहीं, ट्रायंगल के अंदर है ना। ट्रायंगल के अंदर मतलब ट्रायंगल के साइड्स साइड्स पे, पे। साइड्स पे। देखो बढ़िया सा ट्रायंगल बना लिया हम लोगों ने, A, B, C। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया है कि AB पे A पॉइंट्स है, इंटीरियर पॉइंट्स, मतलब जैसे मान लो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे ही
यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट्स हैं? ए पॉइंट। समझ में आई बात? ऐसे Yes, ही sir. बीसी पे बी पॉइंट्स है। तो जैसे मान लो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट्स हैं? बी पॉइंट्स। और वैसे ही एसी पे सी पॉइंट्स हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? साइड के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो अब पहला पार्ट क्या बोल रहा है और दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले ये बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस है अपने पहले और दूसरे पार्ट में? तो दूसरे वाले में तो मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा। सर कितने पॉइंट्स लाइक कर रहे हैं? 3 ही ना? क्या? सर A डायग्राम number में of ज्यादा points. पॉइंट्स क्यों बने? ये नंबर ऑफ पॉइंट्स है। ए ओके नंबर ऑफ पॉइंट्स है। सर हाँ, सर आप एक बार क्वेश्चन फिर से समझा सकते हैं? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है। देखो, एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए बी वाले साइड्स पे ए पॉइंट्स हैं, गिनती में ये ए पॉइंट्स हैं। मान लो 10 पॉइंट्स हो गए, तो ए की जगह 10 हो गया होता। बी सी वाले साइड पे बी नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और ए सी वाली साइड पे सी नंबर ऑफ पॉइंट्स है। अब हम लोग को क्या करना है कि ये टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? सर इसमें तो पहले जैसा ही करना पड़ेगा। सर इसमें पहले वाले टोटल का ट्रायंगल्स ABC हो जाएगा माइनस आंसर। देखो, टोटल जो है ए प्लस बी प्लस सी पॉइंट्स है। हाँ सर। अग्री करोगे? टोटल ए प्लस Yes, बी प्लस सी पॉइंट्स है। तो विदाउट एनी कंस्ट्रेंट कितना ट्राइंगल बनता? विदाउट एनी कंस्ट्रेंट सर A प्लस B प्लस C प्लस कॉम्बिनेशन C3 में से 3 ए लेना। प्लस बी प्लस सी C3, इतने ट्राइंगल्स बनते हैं। लेकिन जो ए पॉइंट्स हैं वो तो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो क्या ये ए माइनस पॉइंट्स जो है वो AC ट्राइंगल बनाते हैं क्या? नो सर, माइनस ए सी थ्री। ये जो माइनस बी B पॉइंट्स हैं C3 क्या कोई ट्राइंगल बनाते हैं क्या? नहीं, माइनस बी सी थ्री। जो सी पॉइंट्स हैं क्या कोई ट्राइंगल बनाते हैं क्या? तो माइनस सी सी थ्री। समझा? सर ये टोटल हाँ, सर। पॉइंट्स में वर्टाइसेस नहीं आएंगे? नहीं नहीं, टोटल पॉइंट्स में वर्टाइसेस नहीं आएंगे। टोटल में बस सब में 1 1 1 3 बार एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। समझे? टोटल में शुक्र। वर्टाइसेस नहीं आएंगे। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है? देखो, अब इस सेकंड पार्ट में ये बोला है कि आपको अब जो ट्राइंगल बनाना है उसमें एक पॉइंट इस इंटीरियर वाली साइड से लेना है, ए बी वाली साइड से लेना है, एक पॉइंट ए सी वाली साइड से लेना है, और एक पॉइंट कौन सी साइड से लेना है? बी सी वाली साइड से। तो उससे एक सर ट्राइंगल बन किसी सकता था ABC क्या? हो जाएगा ना इसमें AC1 and 2। हाँ, उससे ऐसे ट्राइंगल बन सकता था। समझ में आई बात? बोलो। यस Yes. सर। सेकेंड पार्ट में क्या करना है कि हम लोग को हर साइड में से एक पॉइंट उठाना है। तो जैसे यहाँ पे ए पॉइंट्स थे, तो एक उठाना है, तो AC1 इंटू इधर से बी पॉइंट्स में से एक पॉइंट को उठाना है, BC1 इंटू इधर के सी पॉइंट्स में से एक पॉइंट को उठाना है, तो CC1। ऑब्वियसली बात है, ये सी और ये सी सेम नहीं है, मतलब ABC आ जाता नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। सेकंड वाला नहीं समझा क्या? सेकंड वाला क्वेश्चन ही है, नहीं समझा सेकंड वाला। सेकंड वाला है। हाँ अब जैसे मान लो कि मैंने कभी सिखाया होगा ना कि एक बैग है जिसमें नहीं समझा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब जो आपको ट्राइंगल फॉर्म करना है उसमें उस ट्राइंगल की जो 3 वर्टाइसेस होंगी उसका एक वर्टेक्स साइड ए बी पे होना चाहिए, दूसरा वर्टेक्स साइड ए सी पे होना चाहिए, ओके सर। और तीसरा वर्टेक्स साइड बी सी पे होना चाहिए।
हम लोग ने जो ऊपर निकाला उसमें ऐसे ट्रायंगल्स तो पॉसिबल थे ही। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। हाँ, और उसमें ऐसा भी ट्रायंगल पॉसिबल था कि बी दो और सी पॉइंट को ए पे और इधर से मान लो इसको ज्वाइन कर दिया, तो ऐसा भी ट्रायंगल पॉसिबल था हाँ उसमें। हाँ सर समझ गए। समझे? तो अच्छा, अगर मेरे से पूछा जाए कि फर्स्ट पार्ट का आंसर बड़ा होना चाहिए कि सेकंड पार्ट का आंसर बड़ा होना चाहिए? फर्स्ट का। फर्स्ट का आंसर बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट में ये सेकंड पार्ट वाले भी केसेस इंक्लूडेड है। फर्स्ट में ये सेकंड पार्ट वाले केसेस भी इंक्लूडेड है। सबको समझ में आ गया? हेलो? हाँ बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट है? नहीं। नो सर। नो सर। सर ए इंटू बी इंटू सी क्यों किया देखो? क्योंकि AC1 जो होता है वो खुद A होता है। NC1 कितना होता है? N होता है ना। अच्छा, तीनों साइड से एक पॉइंट सिलेक्ट किया। ओके सर। हाँ, चलो भाई, तो ये हुआ। अच्छा, अगर मैं सर्कल के बारे में बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट सर्कल, ठीक है, तो टू ड्रॉ अ यूनिक सर्कल we need 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हाँ सर, ये पता है। ये पता है, शायद तुम लोग ने पढ़ा भी होगा 10th में। हाँ सर। यस। To draw a unique circle, we need 3 non-collinear points. 4 non-collinear points can lie on a unique circle or cannot lie on a unique circle. ठीक है, अगर 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो हो सकता है कि वो एक सिंगल सर्कल पे लाई करे, हो सकता है कि ना करे। तो जैसे मतलब मान लो कि 3 पॉइंट्स हैं, तो 3 पॉइंट से एक सर्कल बन सकता है, ये सबको पता है। अभी तुम लोग ने बताया कि 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल बनता है, तो हमेशा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या बनता है? एक यूनिक सर्कल बनता है। फाइन। तो अगर जैसे मान लो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे मान लो इन 3 पॉइंट्स को यूज करके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हो सकता है कि ये सर्कल चौथे पॉइंट से पास करे, हो सकता है कि न भी करे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो दो सकता है। पॉइंट से क्यों नहीं एक सर्कल बन सकता? 2 पॉइंट से पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बन सकते हैं। 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल, एक सिंगल सर्कल बन सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट वाला एक बार ड्रॉ करके। एक ट्रायंगल का एक ही सर्कम सेंटर होता है। तुम ऐसे सोचो, 2 पॉइंट से मैं बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर सकता हूँ। ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लिया, ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लिया, वैसे टाइप से। ओके सर, समझा। बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर सकता हूँ मैं 2 पॉइंट से। ठीक है, लेकिन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या होगा? एक यूनिक सर्कल ही ड्रॉ करना होगा। तो अगर 4 पॉइंट्स सेम सर्कल पे लाई करे, तो उन पॉइंट्स को मैं क्या कहता हूँ? कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, तो इफ 4 or more points lie on a unique circle मतलब एक सिंगल सर्कल, then those points are called concyclic.
आर कॉल्ड कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक का क्या मतलब कि सारे पॉइंट्स सेम सर्कल पे लाई कर रहे हैं। और इफ 4 or more points does not lie on unique circle, then those points are called non-concyclic points. वो पॉइंट्स को क्या कहते हैं? नॉन कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। समझ में आया इतना? यस सर। हाँ Yes, सर। ओके। सो नंबर ऑफ सर्कल्स के लिए क्या होगा कि अगर मेरे पास अगर मेरे पास जैसे मान लो कि n नॉन कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं, if there are n non-concyclic points, if there are n non-concyclic points, then number of circles NC3 through them will be नहीं NC3. NC3 will be very good NC3. NC3 क्यों? क्योंकि उनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स को तुम सेलेक्ट कर लो, उन n पॉइंट्स में से सर ऐसा कोई हो भी। सकता है ना कि n से लेस नंबर में कोई हमको सर्कल मिल जा रहा है। क्या हुआ? सर मान लो 6 पॉइंट्स दिए हैं, उसमें से 5 पॉइंट्स में हमको एक यूनिक सर्कल मिल जा रहा है, 5 कॉन्साइक्लिक है, एक को छोड़ के, ऐसा। हाँ, तो वो कंस्ट्रेंट वाला सीन हो जाएगा ना। n नॉन सर तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। इसमें अच्छा, इसमें ऐसा बोला है कि कोई भी कॉन्साइक्लिक नहीं बन रहा है। हाँ, कोई भी 4 कॉन्साइक्लिक नहीं है। ओके सर, फिर ओके, NC3 होगा। मतलब तुम ऐसे सोचो कि कोई भी 3 पॉइंट्स अगर लो, उससे एक सर्कल ड्रॉ करो, तो वो बाकी और किसी पॉइंट से पास नहीं करेगा। ओके सर, मतलब है इस स्टेटमेंट। समझा। समझ में आई बात? इस स्टेटमेंट सर। का क्या मतलब है कि इफ यू टेक एनी 3 पॉइंट एंड यू ड्रॉ अ यूनिक सर्कल, देन दैट सर्कल वोंट पास थ्रू एनी अदर पॉइंट्स। इस स्टेटमेंट का मतलब समझ लो। इफ यू टेक एनी 3 पॉइंट्स and draw a unique circle, then the circle won't pass through any other point, any other remaining points. सर उन n पॉइंट्स में से ना? हाँ, उन n पॉइंट्स, ऑब्वियस सी बात है, उन n पॉइंट्स के अलावा और किसी पॉइंट का जिक्र ही नहीं होगा। सर मतलब वो n पॉइंट्स में से पास नहीं करेगा, सिर्फ सिलेक्टेड 3 में से जाएगा। हाँ, मतलब जैसे मान लो मैंने कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, से तुम ऐसे सोचो कि अपने पास से ये 5 पॉइंट्स हैं, तो मैंने अगर मान लो कि से ये 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, तो इस 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल बनेगा, और वो जो यूनिक सर्कल है वो बाकी और किसी पॉइंट से, जो गिवन पॉइंट्स हैं, रिमेनिंग पॉइंट्स, उससे पास नहीं करेगा। सर और ये 5 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है? नहीं, तभी तो कहेंगे कि ये सारे पॉइंट्स नॉन कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक होने का क्या मतलब कि ये वाला भी पॉइंट कहीं यहाँ पे आ जाता और ये वाला भी पॉइंट कहीं यहाँ पे आ जाता। अच्छा, ओके सर। कॉन्साइक्लिक का मतलब सेम सर्कल पे लाई करना, नॉन कॉन्साइक्लिक का मतलब नहीं करना, सर्कल पे लाई नहीं करना। सेम सर्कल पे लाई नहीं करना। कोलिनियर का मतलब सेम लाइन पे लाई करना, नॉन कोलिनियर का मतलब सेम लाइन पे लाई नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ सर, थोड़ा ऊपर बस। रेड वाला सर और थोड़ा सा, इफ 4 का पहला पॉइंट, इसके ऊपर वाला। हाँ बस।
डन सर, थैंक यू। सर वो आपने जो ग्रीन में लिखा है रेड के नीचे वो देखना था। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कर लो जल्दी से। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि there are 12 points in a plane. There are 12 points in a plane, 5 of which are concyclic and out of remaining 7, no 3 are concyclic with previous 5 points. Then find number of circles formed by joining at least 3 points out of 12 given points. सब भेजा है आपको। सर सही है, हाँ बोलो। सर ऐसे रैंडम कौन से भी 3 पॉइंट एक सर्कल नहीं बनाएंगे ना, कंपल्सरीली कॉन्साइक्लिक होना चाहिए ना? क्या कह रहे हो? ऐसे ही मतलब कौन से भी रैंडम 3 पॉइंट्स लेंगे तो सिर्फ नॉन लीनियर होंगे तो फिर वैसे नहीं होता ना? देखो, कोई भी 3 पॉइंट्स जो होते हैं ना वो हमेशा कॉन्साइक्लिक होते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल तो पास करेगा ही, so those points will be concyclic. सर अगर वो 3 पॉइंट्स एक सिंगल लाइन में हो गए तो लीनियर कोलिनियर होंगे तो? नहीं, वो कोलिनियर होंगे तब कोई यूनिक सर्कल नहीं पास करेगा। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो फिर तो उनसे तो कोई यूनिक सर्कल नहीं पास करेगा। ऐसा कोई Yes, sir, सर्कल वो थोड़े तो उग जाएगा कि ऐसे ऐसे पास करेगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स कभी भी सर्कल नहीं बनाता। तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। मतलब क्या है ये क्वेश्चन कि एक सर्कल है, मतलब 5 पॉइंट्स एक यूनिक सर्कल बना रहे हैं। 5 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है, एक यूनिक सर्कल बना रहे हैं। फिर 7 पॉइंट्स इधर बाहर है। तो हमारा आंसर क्या होगा? टोटल नंबर विदाउट एनी कंस्ट्रेंट कितना होता? 12C3। 12C3। इस 5 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करते तो उससे भी सर्कल बन रहा होता। सेम ही आता है 5C3। 5C3 वो सब्ट्रैक्ट लेकिन एक होता, सर्कल आ रहा है। लेकिन उसके कारण एक सर्कल तो आ रहा है, तो +1। ये एग्जैक्ट ट्रायंगल जैसा हो गया। हाँ, एकदम ट्रायंगल जैसा हो गया। बस और तुम +1 ऐसा भी सोच सकते हो ना, तुम वैसा सोच भी सकते हो कि हाँ, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स कितने फॉर्म करने हैं। हाँ, जितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो जाएंगे उतने उसके सर्कम सर्कल फॉर्म हो लाइन के बजाय सर्कल आ गया बस। ओके ठीक है। यस सर। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। तो एक बार बस चैट बॉक्स में बता दो ये क्लियर है आज जो भी हम लोग ने ज्योमेट्रिकल पार्ट किया। यस सर।
यस सर क्लियर है। चलो अब कल एग्जाम में अच्छे से करना। यस सर, पहले बाय सर, क्वेश्चन थैंक यू सर। पहले क्वेश्चन पेपर रीड करना पूरा, 1 घंटे का टेस्ट है। पहले क्वेश्चन पेपर पूरा रीड करना। सर कितने उसमें से क्वेश्चन? 30, 25? 2 1 है ना घंटे का शायद। है, 22 22 क्वेश्चंस हैं। ओके। ठीक है, 22 क्वेश्चंस हैं फिर। तो उसको रीड करना क्वेश्चन पेपर को, और उसमें से पहले सेलेक्ट करना जो जो तुमको आ रहा हो उसको सेलेक्ट करके करना। फिर उसके बाद सर लैग हो गया। जो है बाकी क्वेश्चंस पे ट्राई करना। हाँ सर। यस सर, चलो गुड बाय। Thank sir. you. बाय सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर, Bye, बाय sir. सर। Thank you. थैंक यू सर, बाय। बाय सर, थैंक यू सर।